नमस्कार दोस्तों एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू हे सुशील चैनल अगेन। आपने काफ़ी अच्छे कमेंट्स किए सो दैट हम स्टार्ट करने चल रहे हैं कोऑर्डिनेटर जो कि पीएचपी का एक फ्रेमवर्क है, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट हमारा क्या है, इसमें हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। देन हम आगे पूरा प्रोसेस इसका सेटअप करेंगे, कोऑर्डिनेटर का सेटअप करेंगे, जैम सर्वर में इसको रन करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि कोऑर्डिनेटर जो है ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है और जो लोग इसको करना चालू करेंगे उनको मैं ये एज्यूम करके चलता हूँ कि पहले से पीएचपी की थोड़ी नॉलेज है और कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क की भी थोड़ी नॉलेज है, क्योंकि जो एकदम नए हैं वो कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क पे कोडिंग नहीं कर पाएंगे। रीज़न इसका ये है कि कोऑर्डिनेटर एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क को समझने के लिए पहले बेस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है। जैसा हम पहले पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे थे, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने कंप्लीट की थी, उसका बेसिक एडवांस कॉन्सेप्ट समझा था। देन हमने NumPy लाइब्रेरी पर वर्क किया था, मैटप्लॉटलिब एंड सो ऑन, कुछ और लाइब्रेरीज़ पे हमने वर्क किया और फिर हम जेंगो फ्रेमवर्क जो कि पाइथन का फ्रेमवर्क है उस पर वर्क किया था। उसी तरीके से पीएचपी जो है उस लैंग्वेज को समझना ज़रूरी है इस फ्रेमवर्क पे काम करने के लिए। हालांकि ये भी बहुत ही आसान और यूज टू लैंग्वेज है और अभी तक वर्ल्ड में पीएचपी जो है सबसे आसान लैंग्वेजेस में से एक है और जितनी भी वेबसाइटें बनती हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो रेशियो है वो पीएचपी लैंग्वेज के थ्रू बनी हुई वेबसाइटों का है। और उसमें भी अप्रॉक्सीमेटली 28 to 30% वेबसाइट्स जो आज वर्ल्ड वाइड चल रही हैं उसमें से 28 to 30% वेबसाइट्स तो केवल और केवल वर्डप्रेस पे बनी हुई है। और वर्डप्रेस क्या है? वर्डप्रेस एक सीएमएस है, एक बना बनाया प्लेटफॉर्म जिससे की मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके और बने बनाए कोड जिनको हम प्लगइन कहते हैं उनकी मदद से आप बहुत आसानी से वेबसाइट बना सकते हो। उसी तरीके से पीएचपी में कई सारे फ्रेमवर्क मिलते हैं और उसी में से एक फ्रेमवर्क है ये कोऑर्डिनेटर। खैर हम वो सारी चीज़ें अभी समझेंगे कि कहाँ से हमको कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करना है, कैसे सेट करना है। उससे पहले हम इस प्रोजेक्ट में क्या करने वाले और हमारी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझ लेते हैं, सो दैट कि हमें आगे क्या करना है वो सारी कहानी आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगी। तो रिक्वायरमेंट कुछ इस तरीके से है कि हमको एक एडमिन प्लेटफॉर्म बनाना है, ना कि नॉर्मल वेबसाइट बनानी है। हम एक एडमिन प्लेटफॉर्म बनाएंगे जिसमें कि एडमिन जो है वो किसी नए यूज़र को रजिस्टर करेगा और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम हमारा है ये लेन देन वाला सिस्टम है, मतलब कि डिपॉजिट एंड विड्रॉल का कॉन्सेप्ट है ये पूरा, जिसके अंदर कि हम एक एडमिन डैशबोर्ड बनाएंगे जहाँ पर कि हम एडमिन को फैसिलिटी देंगे लॉगिन आईडी के थ्रू लॉगिन होने का, सो दैट कि वो डैशबोर्ड पर आए और डैशबोर्ड पे उसको फैसिलिटी होगी कि वो किसी भी नए कस्टमर को रजिस्टर कर सके। रजिस्ट्रेशन करते समय हम क्या करेंगे, एक यूनिक आईडी जनरेट करेंगे, कस्टमर का नेम, उसके फादर का नेम, उसका एड्रेस, उसका आधार नंबर, मोबाइल नंबर, अल्टरनेट नंबर, ईमेल, वो मैरिड है कि मैरिड है तो स्पाउस नेम एंड उसकी इमेज और एक पासवर्ड हम जनरेट करेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके बाद में फिर हमको क्या करना है, हम जब जनरेट करेंगे तो हम इसको एक पासबुक की तरीके से कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो एडमिन उस कस्टमर की एक पासपोर्ट साइज़ में प्रिंट आउट निकाल सके। ऐसा कुछ हम काम करेंगे जिसमें कि कुछ फॉलोइंग डिटेल्स हम शो कराएंगे, जैसे उसका नाम हो गया, फादर या हस्बैंड का नेम हो गया, एड्रेस हो गया, यूनिक आईडी हो गई और जो एक यूआरएल होगा जहाँ से कि वो जाकर अपना फर्दर डिपॉजिट और विड्रॉल को देख सके, उसका एक लिंक होगा जो कि उस पासबुक पे छपा होगा। उसी तरीके से पासबुक के अंदर के जो पेजेस होंगे उसमें क्या होगा, नंबर होगा, क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, पेमेंट का टाइप क्या था, छोटा सा नोट और डेट एंड टाइम। ये चीज़ें पासबुक के अंदर के पेजेस के लिए होगा। उसी तरीके से जब एडमिन डैशबोर्ड पे आएगा तो उसको कुछ और चीज़ें दिखाएंगी, जैसे कि फ्रंट डैशबोर्ड पे उसको एक टेबल दिखेगा जिसमें कि एडमिन अभी तक जितने भी क्लाइंट्स उसके पोर्टल पे रजिस्टर कर चुका है उन सभी का डिटेल उसको दिखे और कौन कौन कस्टमर कितने अमाउंट डिपॉजिट किया या विड्रॉल किया वो पूरी हिस्ट्री उसको दिखे। और उस हिस्ट्री को वो एक फ़िल्टर लगाकर, मतलब कि फ्रॉम डेट टू टू डेट तक फ़िल्टर लगाकर वो चेक कर सके किसी एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन डिटेल को, मतलब एक क्लाइंट के डिटेल को या सभी क्लाइंट के डिटेल्स को। उसी तरीके से एक इंडिविजुअल कस्टमर की डिटेल को चेक करने के लिए हम एडमिन को ऑप्शन देंगे, सो दैट कि वो एक कस्टमर की पर्सनल डिटेल्स और उसकी ट्रांजैक्शनल डिटेल्स को भी चेक कर सके।
तो ये जो काम है ये हमारा अभी फर्स्ट फेज़ का काम होगा, जिसके लिए कि हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर हमें कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड करना है, उसको सेट करना है, जैम्प का सर्वर हमको सेट करना है सो दैट कि हम PHP का कोड कर सकें। आपको याद होगा हमको जब पाइथन रन करना था तो हम उसके लिए टर्मिनल सेट किए थे सो दैट कि हम पाइथन के कोड को रन कर पाएँ। वैसे ही जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है ये डायरेक्ट रन नहीं हो सकती है, इनको चलाने के लिए हमें कोई एक सर्वर चाहिए होता है। अगर हम अपने लोकल सिस्टम पे चला रहे हैं सो दैट कि हमको लोकल सर्वर क्रिएट करना पड़ता है। अदरवाइज़ अगर हम इसको ऑनलाइन सर्वर पे रख रहे हैं तो हम जिस भी सर्वर प्रोवाइडर से फैसिलिटी ले रहे हैं वो पहले से ही हमको वो सब कुछ कॉन्फ़िगर करके दे देता है। तो चलो ये तो हमारा बेसिक हो गया और मुझे उम्मीद है कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अदरवाइज़ अगर आपके दिमाग में भी कुछ और फर्दर डिटेल्स आ रही है या कुछ और इसमें इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि हम इसमें और क्या ऐड ऑन करें। बाकी अब हम फटाक से चलते हैं और सिस्टम सेटअप को देखते हैं। तो सिस्टम सेटअप के लिए सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि हम सबसे पहले कोऑर्डिनेटर को डाउनलोड करें। तो कोऑर्डिनेटर डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप कोऑर्डिनेटर सर्च करो एंड इसकी वेबसाइट पे चलना है। वेबसाइट पे अभी जो कोऑर्डिनेटर का जो एकदम फुल प्रूफ वर्जन चल रहा है वो है 3.1.11। इसके अलावा कोऑर्डिनेटर का 4th वर्जन भी आ गया, लेकिन हम 4th वर्जन की तरफ नहीं जाएंगे क्योंकि ये अभी टेस्टिंग मोड में है। तो सबसे अच्छा यही रहता है कि हम जो लेटेस्ट से प्रीवियस वाला वर्जन हो उसको डाउनलोड करें और उस पर वर्क करें। इसीलिए हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेटर 3 में जो अभी करंट वर्जन चल रहा है 3.1.11 इसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड अपने मुताबिक कर लो, ये जिस भी फोल्डर में आप ले जाके रखना चाहो। डाउनलोड करने के बाद में आपको इसका एक फ़ोल्डर मिलेगा जिप फॉर्म में। उस फोल्डर को आपने क्या करना है, अनजिप करना है। अनजिप करने के बाद में कुछ ऐसा हो जाएगा। तो इसको जैसे कि मैं इसको पहले से ही जैम्प के htdocs नाम के फ़ोल्डर में लाकर रख चुका हूँ। तो वैसे ही दूसरा काम आपका क्या होगा, इसको सिंपली आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा इसका सेटअप का कोई और तरीका नहीं है। जिप फाइल मिलती है उसको अनजिप करके सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना है इस htdocs नाम के फ़ोल्डर में। ये htdocs फ़ोल्डर असल में आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको मिलेगा जब आप जैम्प सर्वर डाउनलोड कर लोगे और उसको इंस्टॉल कर लोगे। तो हम PHP के कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग जैम्प सर्वर को जानते होंगे, क्योंकि जो लोग PHP पर वर्क कर रहे हैं वो जैम्प या वैम्प सर्वर को जानते ही होंगे। अदरवाइज़ अगर आप नए हैं और आपकी क्यूरियोसिटी है इस पे वर्क करने की, सो दैट हम इसको भी समझ लेते हैं। जैसा कि हमने अभी पीछे बात की कि PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को रन करने के लिए हमें जैम्प या वैम्प सर्वर चाहिए होता है। तो आपको क्या करना है, जैम्प डाउनलोड सर्च करना है। सिंपली इस URL पे आपको आना है, यहाँ से आप लेटेस्ट वाला डाउनलोड कर लीजिए। अमूमन इस समय जो Windows 7 या Windows 10 आ रहे हैं वो 64 बिट ही आते हैं, तो आप उसी हिसाब से देखकर इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप जैसे नॉर्मल सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं वैसे ही इसको भी आप इंस्टॉल कर लीजिए। बस एक चीज़ का ध्यान देना इंस्टॉल करते समय, जैसे कि मैंने जो ये इंस्टॉल किया है ये मैंने ई ड्राइव में किया है। तो जनरली हम जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो वो पाथ पूछता है कि असल में आप इसका सेटअप जो है वो किस ड्राइव में करना चाहते हो। तो आप कोशिश करना सी ड्राइव जो कि आपकी मेन ऑपरेटिंग सिस्टम की ड्राइव होती है उसको छोड़ के किसी और ड्राइव में करना। इसका फ़ायदा ये होगा इन केस कभी होता है कि हमारा विंडोज़ करप्ट कर देता है, जैसे कि प्रीवियसली मेरा विंडोज़ 10 जो है अपडेट के चक्कर में करप्ट हो गया। तो अब मैं विंडोज़ 7 पे वर्क कर रहा हूँ, मैं यानी कि टाइम नहीं मिला और इस सिस्टम में इतना सारा कंटेंट है कि मैं इसको सर्विस सेंटर पे नहीं ले जा सकता हूँ। सो दैट मैंने अल्टरनेटिव निकाला और विंडोज़ 7 पे वर्क कर रहा हूँ। तो अच्छा यही रहता है कि जैसे मेरा कोड जो था वो विंडोज़ 7 में पड़ा था, हालांकि कुछ कोड जो है मेरा विंडोज़ 10 में भी पड़ा था। तो मैं तो उसको जुगाड़ लगा के विंडोज़ 7 इसमें डाल दिया और विंडोज़ 10 को एज़ इट इज़ मैंने रहने दिया एक ड्राइव में। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि मेरा जो सी में पड़ा हुआ डेटा था वो मुझे मिल गया था। तो इसीलिए आप कोशिश करिएगा कि आप जो जैम्प सर्वर को इंस्टॉल करेंगे वो सी को छोड़ के बाकी किसी भी ड्राइव में कर लेना। उसको जब आप करेंगे तो आपको सिंपली जहाँ भी जिस भी फ़ोल्डर में करेंगे, जैसे मैंने ई में किया है तो आपको जैम्प नाम से एक फ़ोल्डर मिल जाएगा। फ़ोल्डर के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको मल्टीपल फाइल्स मिलेंगी, उसी में एक फ़ाइल होगी htdocs नाम से। htdocs जो है वो एक जगह है जहाँ पर कि हम PHP कोड को रखेंगे तो वो हमको आउटपुट उसका मिलेगा। इसीलिए जैम्प सर्वर में htdocs फ़ोल्डर खोजना और वहाँ पर जो आपने कोऑर्डिनेटर का प्रोजेक्ट डाउनलोड किया है और अनजिप किया है उसको यहाँ पर लाकर कॉपी पेस्ट कर देना। कॉपी पेस्ट करने के बाद में जब आप इस फोल्डर में आएंगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें से आपको
ये HTML टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मैंने अलग से इसमें डाला है, सो दैट कि हम अपना पूरा डैशबोर्ड जो क्रिएट करेंगे हम इसकी मदद से करेंगे। इस पूरे जो मल्टीपल फ़ोल्डर्स और फाइल मिली हैं, इसमें हमारा जो इम्पॉर्टेंट फ़ोल्डर होगा वो होगा एप्लीकेशन। क्योंकि फ्रेमवर्क को अगर हम पहले समझना चाहें तो फ्रेमवर्क असल में क्या है, बना बनाया सेट ऑफ स्ट्रक्चर होता है। फ्रेमवर्क का मतलब यही है कि एक ढांचा। हम जैसे घर बनाते हैं तो सबसे पहले हम पिलर्स खड़े करते हैं, नीचे बेस बनाते हैं, ऊपर बेस बनाते हैं, देन हम दीवार खड़ी करते हैं। वैसा ही कुछ काम समझ लीजिए आप एक फ्रेमवर्क का है कोडिंग के फेज़ में, कि हमको बना बनाया सेटअप मिल जाता है, डेटाबेस का बहुत ही इजी वे कनेक्टिविटी मिल जाती है। हमको कोडिंग में जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास 3 अलग अलग हिस्से होते हैं कोड के। सबसे पहला हिस्सा होता है डिज़ाइनिंग का, दूसरा हिस्सा हमारा होता है लॉजिक्स का, तीसरा हिस्सा हमारा होता है डेटाबेस के कोड का। तो फ्रेमवर्क के अंदर इन तीनों के लिए हमें 3 अलग अलग सेपरेट एरिया मिलते हैं जहाँ पर कि हम कोड रखते हैं। तो एक बार हम एप्लीकेशन फ़ोल्डर के अंदर का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इस फोल्डर के अंदर जब आप जाओगे तो आपको सबसे पहले एक फ़ोल्डर मिलेगा व्यूज़ नाम का। व्यूज़ मतलब कि देखना, दिखाना। तो इसी के अंदर हम जितने भी HTML के कोड होंगे वो रखेंगे, नाम से ही पता चल रहा है व्यूज़। दूसरा मैंने बात की लॉजिक्स की, लॉजिक्स हम रखेंगे कंट्रोलर में। कंट्रोल नाम से ही पता चल रहा है कंट्रोल करने वाला। तो PHP का जितना भी कोड और लॉजिक हम बनाएंगे वो सारे कोड हम कंट्रोलर में रखेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है वो है मॉडल्स, जिसके अंदर कि हम डेटाबेस से जुड़ी हुई सारे कोड रखेंगे। इसका फ़ायदा ये होता है कि हम चाहे जितना बड़ा प्रोजेक्ट करते चले जाएं, हमारे कोड बहुत ही सेपरेट और बहुत ही अरेंज वे में रहते हैं, तो इसलिए हमको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगी और कभी भी दिक्कत नहीं होगी कि मल्टीपल फाइल्स होती चली जा रही हैं तो कोड कहाँ कैसे कैसे पड़ा है, क्योंकि इसका सिस्टम ही पहले से ऐसा बना बनाया है कि हम अगर उस सिस्टम के वे में अपनी फ़ाइलों को रखेंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही कि हम कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के अंदर की फ़ोल्डर्स को जब देखते हैं तो इसके अंदर हमें एप्लीकेशन फ़ोल्डर पे ध्यान देना है, जिसमें कि व्यू, कंट्रोलर नाम का फ़ोल्डर और मॉडल्स नाम का फ़ोल्डर, ये 3 फ़ोल्डर पे हमें ध्यान देना है। और एक फ़ोल्डर हम सबसे बाहर बनाएंगे। इन सभी फ़ोल्डर्स को आप देख रहे हो, यहीं पर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे एसेट्स नाम से। आपको यहाँ पे कुछ और फ़ोल्डर एक मिलेंगे, ये डिस्ट और ये प्लगइन। असल में ये फ़ोल्डर किस लिए होंगे, आपको पता होगा कि हम जब डिज़ाइनिंग करते हैं तो CSS का कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड और इमेजेस जो होती हैं रिक्वायर्ड, उनको भी हमें यूज करना होता है। तो इस फ्रेमवर्क के अंदर हम उनको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कोऑर्डिनेटर का जो मेन फ़ोल्डर है इसके अंदर एक सेपरेट फ़ोल्डर बनाकर। तो जैसे कि अभी मैंने यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करके रख लिया है प्लगइन्स के लिए। यहाँ पर ये जितने भी प्लगइन्स हैं ये जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स हैं, ये अभी आपको मिलेंगे। मैं बताऊंगा कि ये कहाँ से मिल रहा है, कैसे आपको सेट करना है। और दूसरा है डिस्ट, जिसके अंदर आपको इमेज दिख रहा है। JS और CSS के 3 सेपरेट फ़ोल्डर हैं, सो दैट कि हम बहुत आराम से जितनी भी इमेज हैं, जितना भी जावास्क्रिप्ट का कोड और जितना भी कास्केडिंग सीट मतलब कि CSS का कोड है वो सेपरेटली हम रख पाएंगे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसका थोड़ा बहुत ओवरव्यू पता चल गया होगा। अब दूसरी तरफ आपका काम क्या है, जब आप अपने सिस्टम में जैम सर्वर डाल लेंगे तो इसके बाद में एक मिनट, फ़ोन आ गया। रिकॉर्डिंग के बीच में फ़ोन आना भी डिस्टर्बेंस होता है। तो हम कहाँ थे, वैसे लाइव क्लास अगर होती है तो पूछने पे पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या पता चलेगा। तो हमने स्ट्रक्चर तो समझ लिया है। अब जैम सर्वर की अगर हम बात करें तो जैम सर्वर आपके पास होना ही होना चाहिए। और जैम सर्वर का लुक कैसा होगा उसकी अगर हम बात करें तो जैम सर्वर ये है, ओपन हो रहा है ये। जैम सर्वर में सिंपली आपको क्या करना होता है, आपको अपाची और MySQL 2 चीज़ें आपको यहाँ से स्टार्ट करनी होती है। जैसे ये स्टार्ट दिख रहा है, मैंने स्टार्ट कर रखा है, सो दैट कि यहाँ पे स्टॉप का ऑप्शन मिल रहा है। इसको करने के बाद में अगर आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपका अपाची का लोकल होस्ट का सर्वर ओपन हो जाएगा, और अगर आप MySQL पे करेंगे तो PHP माई एडमिन का पेज ओपन हो जाएगा। चलो इसको हम करके देखते हैं। मैं मानता हूँ कि आपने ये कर लिया है। तो ये तो है PHP माई एडमिन का लोकल होस्ट / PHP माई एडमिन। अगर MySQL पे स्टार्ट करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। दूसरी तरफ है लोकल होस्ट, सिंपली लोकल होस्ट, इस पर क्लिक करते ही लोकल होस्ट खुल जाएगा हमारा, जहाँ पर कि आपको मैसेज मिल जाएगा वेलकम टू जैम्प, ये वाला। और एक ये है PHP माई एडमिन, ये हम डेटाबेस के लिए यूज़ करेंगे, जहाँ पर कि हम अपने टेबल्स वगैरह रखेंगे। और ये है हमारा जैम्प सर्वर का मेन डैशबोर्ड पेज।
ये तो यहाँ तक आप कब पहुँचेंगे, जब आपने जैम्प को डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया, फिर यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे। इसके अलावा अब हमारे पास कोऑर्डिनेटर का फ़ोल्डर है। तीसरी रिक्वायरमेंट क्या है, एडिटर की। मैं यहाँ पर जो एडिटर यूज करने वाला हूँ वो यूज करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड ये माइक्रोसॉफ्ट का ही एक प्रोडक्ट है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो इसको यूज़ करना चालू किया, इससे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज करता था, बट ये जो है बहुत बढ़िया एडिटर है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ इसमें मिलती हैं। तो आप भी इसको ट्राई करके देखो, विजुअल स्टूडियो, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसका याद रखिएगा, विजुअल स्टूडियो कोड ही डाउनलोड करिएगा, क्योंकि विजुअल स्टूडियो जो है ये बहुत ही हैवी सॉफ्टवेयर है। इसके लिए बहुत अच्छा खासा कॉन्फ़िगरेशन आपके सिस्टम में होना चाहिए। एटलीस्ट 8 GB रैम हो, और क्या कहते हैं उसके ऊपर आपका मिनिमम टू मिनिमम 500 GB तो आजकल हार्ड डिस्क में आ ही जाता है। लेकिन अगर हम विजुअल स्टूडियो कोड की बात करें तो ये आप 4 GB रैम के साथ में बहुत आराम से सिस्टम में सेटअप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा यहाँ से, विंडोज़ 64 के लिए। मेरा विंडोज़ है, आप लिनक्स यूज कर रहे हैं या ओएस यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड करने के बाद में तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारा ये विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट का सबसे पहले फ़ोल्डर नेम चेंज कर लेते हैं। हमारा ये है, हम इसको नाम देते हैं अकाउंट। अकाउंट करके मैंने इसको नाम दे दिया, और फोल्डर का नाम मैंने रीनेम कर लिया है। मैं सिंपली यहाँ पर इसको ऐड ऑन करना चाहता हूँ, सो दैट कि मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं अपने फ़ोल्डर में ऐड कर रहा हूँ केवल अकाउंट नाम का फ़ोल्डर, क्योंकि मेरे पास पहले से कई सारे प्रोजेक्ट यहाँ पर हैं। तो मैंने एक नया प्रोजेक्ट यहाँ पर ऐड ऑन कर लिया अकाउंट नाम का। आपको क्या करना रहेगा, फाइल पे जब आप गए तो ओपन फोल्डर पे जाइएगा। ओपन फोल्डर पे जाकर आपका वो क्या कहते हैं अकाउंट नाम का फ़ोल्डर जहाँ कहीं पड़ा है उसको आप खोजिए और यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के साथ में हमारा 3 वर्क तो यहाँ पर हो चुका। यहाँ पर मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ रीडमी करके। यहाँ पे राइट क्लिक करके फ़ोल्डर पे ही सीधे आप राइट क्लिक करके नई फ़ाइल बना सकते हैं। तो readme.md करके एक फ़ाइल होती है, md करके जो फ़ाइल होती है ये गिटहब पर इसका कोड देखने में विजुअल फॉर्म में सही रहता है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हम बात करते हैं। अभी तक हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया, तो अभी तक अगर हम इसमें बात करें तो हमने कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क को डाउनलोड किया। इसके बाद में हमने क्या किया, दूसरा स्टेप हमारा सिंपली क्या था, फ्रेमवर्क को अनजिप करना, हमने ये भी कर लिया। इसके बाद में डाउनलोड जैम्प सर्वर, ये भी हमने कर लिया। इसके बाद में इंस्टॉल जैम्प सर्वर, मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आपने कर लिया है। इसके बाद में फाइंड htdocs फोल्डर इन जैम्प सर्वर फोल्डर, और इस htdocs फोल्डर में क्या करना है, अब htdocs फोल्डर में अपना अकाउंट नेम का फ़ोल्डर पेस्ट कर देना है। ये भी हमने कर लिया। इतना काम हमारा हो चुका। हमारे पास अब तीनों हथियार हैं हमारे, और हम अब अपना सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अब जो हमारे पास रह जाता है वो क्या रह जाता है, हमको एक एडमिन के लिए टेम्पलेट चाहिए है। अब हमें एडमिन डैशबोर्ड के लिए HTML टेम्पलेट चाहिए है। तो ये HTML टेम्पलेट के लिए हम क्या करेंगे, हम HTML टेम्पलेट के लिए सीधे चलेंगे कहाँ पर, एक साइट है एडमिन LTE एडमिन लाइट करके एक साइट है, admin.lte.io। आप इसको सर्च करिए, यहाँ पर जाइए, URL आप देख लीजिएगा, URL admin.lte.io है। ये एडमिन डैशबोर्ड हमको देते हैं। एडमिन डैशबोर्ड बहुत ही अच्छा कस्टमाइज्ड होता है,
और ये फ्री वर्जन पेड वर्जन दोनों देते हैं, हमें पेड पे नहीं जाना है। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए इस फोल्डर को, ये भी जिप फॉर्म में आएगा। डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में इसको सिंपली क्या करना है, डाउनलोड करके इसको लेकर आइए अपने अकाउंट वाले फ़ोल्डर में, एक फ़ोल्डर बनाइए HTML टेम्पलेट नाम से, और इसमें इसको लाकर अनजिप करके डाल दीजिए। ये फ़ोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा हमको। इसके अंदर HTML का सारा कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, HTML का सारा कोड पड़ा हुआ है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि डाउनलोड वाला सारा वर्क कर चुके हो। इस फोल्डर को भी डाउनलोड करना, अनजिप करने के बाद में इसको हमारे अकाउंट वाले फ़ोल्डर में ही एक HTML टेम्पलेट नाम का फ़ोल्डर बना के डाल देना, क्योंकि इसको हमको बार बार ज़रूरत पड़ती रहेगी। इसलिए अगर ये हमारे फ़ोल्डर के अंदर, प्रोजेक्ट फ़ोल्डर के अंदर रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब मुझे उम्मीद है कि हमारा सेटअप वाला सारा काम हो चुका है। अब हम नेक्स्ट फेज़ में चलेंगे, जहाँ पर कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो टेम्पलेट है इसको हम अपने कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क के अंदर सेट करेंगे कि कहाँ पर HTML का कोड रखना है, कहाँ पे कैसे CSS का, JS का कोड रखना है, कहाँ पर इमेजेस को रखना है, और फिर इसके बाद में कैसे इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करके फाइनली हम कोऑर्डिनेटर फ्रेमवर्क को रन करेंगे और यहाँ पर उसका आउटपुट देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हमारा यही काम है। इस पूरे प्रोसेस में अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। मैं उम्मीद करूँगा और कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको इसका सॉल्यूशन दे सकूं। ठीक है, फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये पूरा का पूरा सेटअप आप इत्मीनान से कर लो। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।